नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और आज का टॉपिक है भारत की समुद्री सीमा एवं चैनल्स। तो आज हम जानेंगे कि भारत की जो समुद्री सीमा है उसका विस्तार कितना है और चैनल्स दोनों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में हम इसे दो भागों में बांटेंगे। पहले हम पढ़ेंगे भारत की समुद्री सीमा, उसके बाद हम भारत का चैनल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भारत की समुद्री सीमा एवं चैनल्स। तो आप अपने नोट्स में हेडलाइन जरूर डालें। जो हम पढ़ने वाले हैं वो है भारत की समुद्री सीमा और दूसरा हम पढ़ेंगे चैनल्स, इंडियाज बाउंड्री, सी बाउंड्री एंड चैनल्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं भारत की समुद्री सीमा को। तो दोस्तों, आपके दिमाग में ये सवाल उठना चाहिए कि भारत की समुद्री सीमा हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था मैंने कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो तट बनाता है। तट क्यों बनाता है? क्योंकि भारत के इस क्षेत्र पर यहां भी जल है और यहां भी जल है और इस तरफ भी जल है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ये हमेशा से एक विवाद का कारण बनता रहा था कि कौन से देश का कितना सीमा होना चाहिए, वो समुद्री सीमा कितनी होनी चाहिए ताकि वो देश उस संसाधन का इस्तेमाल कर सके। तो इस विवाद को दूर करने के लिए 1982 में एक कन्वेंशन हुआ और उसमें यह निर्णय लिया गया कि हर एक देश का अपनी एक समुद्री सीमा होगी, अपना एक क्षेत्र होगा। इसलिए हम पढ़ रहे हैं भारत की समुद्री सीमा। तो आप समझ गए होंगे, समुद्री सीमा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि किसी देश का किसी दूसरे देश से विवाद ना हो जल संसाधन के इस्तेमाल करने के लिए, इसलिए हम समुद्री सीमा पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो भारत की समुद्री सीमा का निर्धारण करने के लिए एक कन्वेंशन हुआ था, उसे कहा जाता है यूएन क्लोज। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। क्लियर दोस्तों? तो ये जो इसकी ये एक शॉर्ट टर्म है और इसे हम इसका ब्रीफिंग दे रहे हैं। अब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी को हिंदी में क्या लिखेंगे? संयुक्त राष्ट्र समुद्री समुद्र कानून संधि। तो इसका ये मतलब है, तो जो समुद्र में जो कानून लागू होता है ये एक संधि हुई थी और ये संधि कब हुई थी। तो अब हम डेट लिखते हैं कि ये जो कन्वेंशन हुआ था ये कब हुआ था। ये कन्वेंशन हुआ था 1982 में। तो किस वर्ष ये संधि हुई थी? 1982 में। कितने देश शामिल हुए थे? इसमें 60 देश शामिल हुए थे। तो 60 देश इसमें शामिल हुए थे। मेरे प्यारे दोस्तों, कितने देश शामिल हुए थे? 60 देश। 60 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड ऑन दैट कन्वेंशन। अंडरस्टूड? तो आपने अभी ये जाना कि भारत की समुद्री सीमा क्यों जरूरी है और ये किस संधि के तहत भारत की समुद्री सीमा का विस्तार या निर्णय हुआ। अब आइए हम जानते हैं
कि भारत की समुद्री सीमा है क्या। तो दोस्तों, भारत के समुद्री सीमा को 4 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि भारत की जो समुद्री सीमा है वो कितनी है और उसका विस्तार कहां तक है। तो इसको पढ़ने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांट देते हैं। तो भारत की जो समुद्री सीमा है उसे हम 4 हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, आप कोशिश करें कि आपका नोट्स हमेशा एक चार्ट फॉर्म में हो। तो जो सबसे पहला होगा वो होगा टेरिटोरियल एरिया। दूसरा है कंटिगुअस जोन और तीसरा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और चौथा है ओशनिक एरिया। ठीक है, पहला है टेरिटोरियल एरिया, दूसरा है कंटिगुअस जोन, तीसरा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और चौथा है ओशनिक एरिया। तो ये जो टेरिटोरियल क्षेत्र है ये भारत की वो सीमा क्षेत्र है, भारत की ये सीमा क्षेत्र है। तो ये टेरिटोरियल एरिया है, इसे हम बोलते हैं सीमा क्षेत्र या फिर प्रादेशिक क्षेत्र, प्रादेशिक क्षेत्र या फिर सीमा क्षेत्र। तो ये पहला जो है वो है प्रादेशिक क्षेत्र। जो दूसरा है कंटिगुअस जोन, इसे बोलते हैं संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र। तीसरा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसे बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। फिर ओशनिक एरिया है तो इसे कहते हैं उच्च समुद्री क्षेत्र। तो भारत की जो सीमा क्षेत्र है उसे 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है प्रादेशिक क्षेत्र, दूसरा संलग्न, तीसरा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, चौथा है उच्च समुद्री क्षेत्र। मैं यहां पर पूरे एक आउटलाइन बनाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पहला है ये है प्रादेशिक क्षेत्र। यहां पर आपको दिखेगा संलग्न क्षेत्र। अब तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इसकी दूरी कितनी है। तो हम इसकी जो दूरी नापते हैं हम इसे आधार सीमा या आधार रेखा मानते हैं। तो ये जो आधार रेखा है एक काल्पनिक रेखा है, तो आप इसे बेस लाइन मानेंगे। आधार रेखा वो काल्पनिक रेखा है जिसे हम एक सीधी रेखा मानते हैं, क्योंकि जब आप तट को देखेंगे तो कहीं तट क्या है, इधर उधर है, कहीं पर अंदर है कहीं बाहर है। तो ऐसे में डिसाइड कर पाना कि भारत के कितनी समुद्री सीमा क्षेत्र है मुश्किल हो जाता है। तो आधार रेखा वह काल्पनिक रेखा है जिससे हम निर्धारण करेंगे कि कितना प्रादेशिक क्षेत्र है, कितना संलग्न क्षेत्र है और कितना अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। तो जो प्रादेशिक क्षेत्र है वो है आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल, संलग्न क्षेत्र आधार रेखा से है 24 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल। अनन्य आर्थिक क्षेत्र है 200 नॉटिकल माइल। तो यहां पर आप जब देखेंगे तो ये जो आधार रेखा से ये है 12 नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हम जब समुद्री दूरी नापते हैं तो समुद्री दूरी नापने का जो मात्रक होता है वो नॉटिकल माइल होता है। तो
आपने आधार रेखा, काल्पनिक रेखा से जो प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा जानी वो है 12 नॉटिकल माइल। यहां पर भारत का संपूर्ण अधिकार है, हर प्रकार के अधिकार भारत को प्राप्त हैं, चाहे वो खनन के लिए हो, चाहे वो साफ सफाई हो, समुद्र की साफ सफाई हो, चाहे वो कर वसूली हो, हर प्रकार के अधिकार भारत को प्राप्त है आधार रेखा से प्रादेशिक सीमा या प्रादेशिक रेखा तक। अब जो दूसरा है वो है संलग्न क्षेत्र, ये है 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल। ठीक है, 12 तो ये पहले थी, 12 यहां से होगी। ये कौन सी रेखा है? प्रादेशिक और संलग्न के बीच 12, लेकिन टोटल आधार रेखा से 24। अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितना है तट रेखा से? ये है 200 नॉटिकल माइल। तो समझ आया आपको दोस्तों? ये है भारत की सीमा क्षेत्र। अभी हम इस पे जानेंगे थोड़ा डिटेल्स। हम जानते हैं कि प्रादेशिक क्षेत्र का क्या क्या कार्य है और इससे भारत में इसका, इस रेखा का क्या महत्व है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रादेशिक क्षेत्र को। अब दोस्तों हम जानते हैं कि प्रादेशिक क्षेत्र के बारे में, प्रादेशिक क्षेत्र में कार्य क्या है, महत्व क्या है। तो सबसे पहले टेरिटोरियल एरिया के बारे में जानते हैं। तो टेरिटोरियल एरिया के बारे में यदि देखें हम, टेरिटोरियल एरिया, प्रादेशिक सीमा क्षेत्र। तो पहली बात हमने प्रादेशिक सीमा क्षेत्र के बारे में क्या जानी कि पहली पॉइंट कि इसका विस्तार कितने किलोमीटर तक है? 12 नॉटिकल माइल। ठीक है, तो ये दूरी है आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल। दूसरा पॉइंट ये है कि भारत का इस पे संपूर्ण अधिकार है। भारत को संपूर्ण अधिकार, हर प्रकार के अधिकार भारत को प्राप्त है, चाहे वो कर वसूली हो, चाहे वो उत्खनन हो, चाहे वो किसी प्रकार के संशोधनों को निकालना हो, तो ये हर प्रकार के राइट्स प्राप्त है। ये था प्रादेशिक सीमा क्षेत्र के बारे में। प्रादेशिक सीमा क्षेत्र के बारे में आपने इसकी सीमा जान ली और ये जाना कि भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। आइए अब हम दूसरे सीमा की बात करते हैं और दूसरी सीमा है वो है कंटिगुअस जोन या फिर संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र तो दोस्तों बताइए कितनी दूरी से है? यस, 24 नॉटिकल माइल, 24। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या जानना है आपको? दूसरा पॉइंट क्या जानना है वो ये है कि भारत को यहां पे किस किस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। तो भारत को ये 24 किलोमीटर है, तो भारत को पहला अधिकार क्या प्राप्त है दोस्तों? भारत यहां पे साफ सफाई कर सकता है, यानी समुद्र में जो साफ सफाई है उसका भारत को अधिकार प्राप्त है। दूसरा अधिकार है कर वसूली, या फिर आप कह सकते हैं कर वसूली या कर वसूली। तीसरा है वित्तीय अधिकार, वित्तीय अधिकार। तो इस प्रकार के अधिकार भारत को प्राप्त हैं साफ सफाई का, और यदि कोई देश की शिप आती है या कोई यहां से गुजरती है तो वो कर वसूली या सीमा वसूली वो ले सकता है और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। अब हम तीसरा जानते हैं और इसे कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है इसकी दूरी है 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर।
पहली बात तो आपने ये जान ली थी पहले ही कि 200 किलोमीटर इसकी दूरी है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि भारत इसमें क्या कर सकता है। तो भारत पहला द्वीपों का निर्माण कर सकता है। द्वीप आप समझते हैं, आइलैंड बना सकता है, कोई भी आर्टिफिशियल आइलैंड बना सकता है। या आपने देखा यहां पर लक्षद्वीप आइलैंड है, इसी प्रकार के और भी द्वीप भारत बना सकता है। भारत को द्वीपों का निर्माण करने का अधिकार है। इसके बाद है वैज्ञानिक अनुसंधान। वैज्ञानिक अनुसंधान, भारत को कोई रिसर्च करना है तो भारत यहां पर वैज्ञानिक अनुसंधान, क्योंकि आपको पता है समुद्र में अलग अलग प्रकार के वनस्पतियां, जीव जंतु और अर्थक्वेक, सुनामी, इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। तो इसका अध्ययन करने के लिए भारत वैज्ञानिक अनुसंधान का सेटअप भी कर सकता है। तीसरा पॉइंट है संसाधनों का दोहन कर सकता है। जो भी मिनरल्स, जो भी प्रकार के आवश्यक भारत के लिए संसाधन, आवश्यक संसाधन इस क्षेत्र में मिलेंगे तो भारत उसका दोहन कर सकता है, उसे निकाल सकता है। तो दोस्तों इसके बाद जो होगा वो होगा 200 किलोमीटर के बाद उच्च समुद्री क्षेत्र। दोस्तों आपने ये तीनों क्षेत्र के बारे में जाना। एक चौथा और क्षेत्र है, उसे हम बोलते हैं उच्च समुद्री क्षेत्र या उच्च समुद्री सीमा। उसके बाद से 200 किलोमीटर के बाद से भारत को कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। इसके बाद से भारत को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है, तो इसे उच्च सीमा क्षेत्र कहते हैं। हमने 4 भागों में बांटा था। अब ये हम पढ़ चुके हैं समुद्री सीमा और समुद्री क्षेत्र को। अब हम जानते हैं भारत के चैनल्स के बारे में। चैनल्स क्या होता है, तो चैनल्स को हम जानते हैं। अगली हेडिंग है चैनल्स। चैनल्स सबसे पहले हम चैनल्स की परिभाषा जानते हैं। तो चैनल होता है दो द्वीपों के बीच जो सकरा या गलियारा होता है, उससे हम कहते हैं चैनल्स। तो दो द्वीपों के बीच जो सकरा समुद्री क्षेत्र होता है, दो द्वीप हैं और दो द्वीप के बीच जो सकरा समुद्री क्षेत्र होता है उससे हम कहते हैं चैनल्स। याद रहेगा आपको। अब यहां पर मैं कुछ प्रमुख चैनल्स का नाम लूंगा जो पूछे जाते हैं। इस तरफ, भारत के इस तरफ ये है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप के नीचे है मिनिकॉय, ये है लक्षद्वीप। और ये है मिनिकॉय। और इसके नीचे है मालदीव। इसके नीचे है मालदीव। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि दो द्वीपों के बीच में एक चैनल होता है, एक सकरा समुद्री क्षेत्र होता है, उसे हम चैनल्स कहते हैं, जो कनेक्ट करने का कार्य करता है। तो इसके बीच में एक चैनल है और इस चैनल को कहते हैं 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। रटना नहीं है, भारत की जो यहां से सीमा भी शुरू होती है 8 डिग्री लैटिट्यूड से शुरू होती है। तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है। तो आपको याद रखना है मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल। क्लियर।
मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल। ठीक है, ये डिग्री मैंने इसलिए लिखा है ये आपको बताने के लिए कि जो डिनोशन है, जो हमने सिंबल इस्तेमाल किया, डिग्री कहलाता है। अब हम चलते हैं आगे की ओर, कुछ चैनल्स के बारे में पढ़ते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपने 8 डिग्री चैनल जाना, 9 डिग्री चैनल जाना, अब हम जानते हैं 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल किसके बीच में? वैसे यहां पर हम अंडमान निकोबार के बारे में कंप्लीट विश्लेषण करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे आने वाले लेक्चर में, लेकिन मैं आपको केवल चैनल्स का नाम बता रहा हूं। तो यहां पर है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है? 10 डिग्री चैनल है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच। तो अगला चैनल हम बात करेंगे 10 डिग्री चैनल, जो कि है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच। ये 10 डिग्री चैनल। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है कि उत्तरी अंडमान, जैसे यहां पे लिटिल अंडमान लिखा हुआ है, एक उत्तरी अंडमान है, तो उत्तरी अंडमान और इधर पे म्यांमार है, म्यांमार देश है इधर, म्यांमार देश, और इसे कहा जाता है उत्तरी अंडमान, जिसे बोलते हैं नॉर्थ अंडमान। तो उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच में है कोको स्ट्रेट, कोको स्ट्रेट। ये है उत्तरी अंडमान और म्यांमार देश के बीच में। तो आपने अभी जाना 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री, 10 डिग्री और कोको स्ट्रेट, जो कि किसके बीच में है? उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच में। अब हम आखिरी चैनल्स के बारे में स्टडी करेंगे। यहां तक आपने 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री और कोको स्ट्रेट के बारे में जाना है। एक आखिरी है, ये चैनल है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। ये आखिरी द्वीप है अंडमान निकोबार के बीच में, ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार और यहां पर है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया पे एक द्वीप है, इसे कहते हैं सुमात्रा द्वीप। तो इसके बीच में जो चैनल है इसे कहा जाता है ग्रेट चैनल। तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच में है ग्रेट चैनल। तो दोस्तों ये थे चैनल्स, और इसके पहले हमने पढ़ा था भारत की समुद्री सीमा। दोस्तों आशा है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो यदि आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।